हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर विनय वर्मा, बायोलॉजी एक्सपर्ट, सर्वोत्तम बायोलॉजी, हजरतगंज, लखनऊ। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डीपीडी। डीपीडी समझ में तो हमें तब आएगा जब हमें ये पता चले कि डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, डेफिसिट तो बाद की बात है। तो डीपीडी समझने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें पता क्या होनी चाहिए? हमें पता होना चाहिए डिफ्यूजन प्रेशर क्या है। डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिसिट तो बाद की बात है। डिफ्यूजन प्रेशर समझने के लिए ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन पता होना चाहिए, डिफ्यूजन प्रेशर पता होना चाहिए। एक बात, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी होता है। अब ओपी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब सवाल ये है कि जिस फार्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। और ऑस्मोटिक प्रेशर पता होने के लिए फिर हमें पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की जानकारी के बगैर हम डीपीडी नहीं समझ सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो हमें समझनी है वो है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर कौन सी चीज़ है, उसके बगैर भी हम डीपीडी नहीं समझ सकते हैं। तो अगर हमें डीपीडी समझना हो तो कौन कौन सी चीज़ें हमें आनी चाहिए? हमें डिफ्यूजन आना चाहिए, हमें डिफ्यूजन प्रेशर पता होना चाहिए, हमें ऑस्मोसिस पता हो, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पता हो और हमें टर्गर प्रेशर पता होना चाहिए। इतनी चीज़ें पहले हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे, तब हमें क्या समझ में आने लगेगा डीपीडी। तो पहले एक एक करके सब कुछ पढ़ लेते हैं, फिर डीपीडी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले डिफ्यूजन और डिफ्यूजन प्रेशर डिस्कस करेंगे। क्या? इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लेते हैं कि ये कोई रूम है और इस रूम के एक कॉर्नर पर परफ्यूम स्प्रे कर दी गई है। तो जैसे ही परफ्यूम स्प्रे करेंगे थोड़ी देर में आप देखेंगे क्या परफ्यूम की पार्टिकल की स्मेल यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड कर जाएगी। तो आखिर क्या हुआ है कि परफ्यूम स्प्रे यहाँ किए थे, पार्टिकल यहाँ पहुँच गए। तो होता क्या है, जैसे ही परफ्यूम को यहाँ स्प्रे करते हैं परफ्यूम के पार्टिकल का रैंडम मूवमेंट स्टार्ट होता है। रैंडम मूवमेंट स्टार्ट होता है। और रैंडम मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ परफ्यूम के पार्टिकल की कंसंट्रेशन हाई होती है, जबकि यहाँ परफ्यूम के पार्टिकल की कंसंट्रेशन लो होती है। तो जैसे ही हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं परफ्यूम के पार्टिकल अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ रैंडम मूवमेंट करते हैं। इसी रैंडम मूवमेंट को कहा जाता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज ए रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल या आयन या मॉलिक्यूल। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? तो ध्यान से देखेंगे। डिफ्यूजन के दौरान पार्टिकल अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ रैंडम मूवमेंट करते हैं, लेकिन इस रैंडम मूवमेंट के दौरान पार्टिकल एक प्रेशर या फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो प्रेशर या फोर्स जिसके द्वारा डिफ्यूजन होता है उस प्रेशर या फोर्स को ही कहते हैं क्या? डिफ्यूजन प्रेशर। मतलब डिफ्यूजन प्रेशर इज द प्रेशर या फोर्स exerted by diffusing particle।
ड्यूरिंग द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के दौरान डिफ्यूज होने वाले पार्टिकल के द्वारा जो भी प्रेशर या फोर्स एग्जर्ट किया जाता है उसी प्रेशर या फोर्स को कहते क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर। एक बात, डिफ्यूजन प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। डिफ्यूज होने वाले मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी डिफ्यूजन प्रेशर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा परफ्यूम के मॉलिक्यूल यहाँ होंगे उतना ज़्यादा उनका डिफ्यूजन प्रेशर होगा और उतनी जल्दी वो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो डिफ्यूजन प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, तो आंसर देंगे डिफ्यूजन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जिन मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन हो रहा है उनकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, हम लोग डिफ्यूजन और डिफ्यूजन प्रेशर डिस्कस कर चुके हैं और अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लेते हैं कि दो सॉल्यूशन हैं, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। दोनों सॉल्यूशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट हैं। कोई भी सॉल्यूशन होता है उसमें दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसमें भी क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसमें सॉल्यूट के नाम पर ग्लूकोज है और सॉल्वेंट के नाम पर वाटर है। इधर भी देख लेते हैं, सॉल्यूट ग्लूकोज है और सॉल्वेंट वाटर है। बस एक चीज़ का अंतर है, इधर मान लेते हैं ग्लूकोज 1 ग्राम है और इधर ग्लूकोज 2 ग्राम है। कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन बी में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि सॉल्यूशन बी में यहाँ 2 ग्राम है और यहाँ क्या है, 1 ग्राम है। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसको कहा जाता है हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है उसको कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक बार, दो सॉल्यूशन ए और बी हैं, ए हाइपोटोनिक है किससे, बी से, या बी हाइपरटॉनिक है किससे, ए से। दो सॉल्यूशन ए और बी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट हैं। एक बात, ए हाइपोटोनिक है और बी हाइपरटॉनिक। हम लोगों ने अभी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का कंपेयर तो देख लिया, लेकिन अब जरा सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन देखते हैं। दोनों में सॉल्वेंट है, दोनों में वाटर है, लेकिन सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में यहाँ सॉल्वेंट कम होगा क्योंकि सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में यहाँ सॉल्वेंट क्या होगा, कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा। तो दोनों में अगर हम सॉल्वेंट की कंपेयर करें तो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन या वाटर कंसंट्रेशन किस में हाई है, तो आंसर देंगे हाइपोटोनिक। तो इसमें वाटर कंसंट्रेशन हाई है और इसमें वाटर कंसंट्रेशन लो है। तो इधर की तरफ वाटर क्या है, हाई, और इधर की तरफ वाटर क्या है, लो। अभी हमने डिफ्यूजन पढ़ा है, कोई भी पार्टिकल अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा तो वाटर के मॉलिक्यूल ए से बी की तरफ मूव करेंगे, लेकिन ग्लूकोज यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो ग्लूकोज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन इधर की तरफ मूव करेगा। ग्लूकोज के पार्टिकल डिफ्यूज करेंगे,
कहाँ से, B टू A, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल डिफ्यूज करेंगे कहाँ से, A टू B। अब आप देख रहे हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल सोल्यूशन A से सोल्यूशन B जा रहा है। और क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन लो है। वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन इसको डिफ्यूजन कहेंगे नहीं, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा तो रहा है, लेकिन किसके थ्रू जा रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है। तो जब कभी डिफ्यूजन हो किसका, वाटर के मॉलिक्यूल का, कहाँ से, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू कहाँ, लोअर कंसंट्रेशन, किसके थ्रू, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब कभी डिफ्यूजन ऑफ वाटर हो फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, तो इसी डिफ्यूजन को डिफ्यूजन ना कह के क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस इज ए डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। अब सवाल ये है कि ऑस्मोसिस की नेट डायरेक्शन क्या होगी और ऑस्मोसिस का रेट क्या होगा। तो आपको दिख रहा है वाटर यहाँ से यहाँ क्यों जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन यहाँ है, लो कंसंट्रेशन यहाँ है। तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन और ऑस्मोसिस का रेट डिपेंड करता है किस पर, कंसंट्रेशन पर, क्योंकि कंसंट्रेशन हायर टू द क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। ऑस्मोसिस डायरेक्शन एंड ऑस्मोसिस रेट डिपेंड ओवर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। अब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे। देखते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई सॉल्यूशन है जो कि हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है, और एक हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन से अलग कर दिया गया है, किसके थ्रू, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जिस सॉल्यूशन से अलग किया गया है वो हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन है। मतलब एक हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन दूसरे हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन से सेपरेट कर दिया गया है, किसके थ्रू, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। पहला सवाल। अभी आपको पता है यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हाई होगी, तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाने लगेगा। प्रोसेस का नाम क्या होगा, ऑस्मोसिस। वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज करेगा या ऑस्मोसिस के द्वारा हाइपोटॉनिक से हाइपरटॉनिक में जाने लगेगा। लेकिन जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाने लगेगा, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन इस आने वाले वाटर के मॉलिक्यूल का अपोज करने लगेगा, क्योंकि इधर अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेशर लगने लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन से जो प्रेशर लगेगा उसका एक ही पर्पज होगा कि आने वाले वाटर मॉलिक्यूल को रोका जाए। ध्यान से सुनेंगे, इधर से इधर वाटर जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन के द्वारा जो भी प्रेशर अप्लाई किया जाएगा उसी प्रेशर को कहते क्या हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द अपोजिट प्रेशर अप्लाई टू स्टॉप क्या, ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन के द्वारा जो अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई किया जाएगा उसी को कहते क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सवाल ये है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा जनरेट होता है, तो यहाँ पाए जाने वाले सल्यूट के मॉलिक्यूल के द्वारा। जितना ज़्यादा यहाँ सल्यूट कंसंट्रेशन होंगे उतना ज़्यादा आने वाले वाटर का विरोध होगा। कहने का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, तो आंसर देंगे सॉल्यूशन में पाए जाने वाले सल्यूट पार्टिकल पर। सल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ये कंसंट्रेट होगा उतना ज़्यादा यहाँ से यहाँ वाटर आने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा विरोध होगा और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इसका मतलब ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाई टू स्टॉप क्या, ऑस्मोसिस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर का मूवमेंट ऑस्मोटिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में किधर से किधर होता है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लेते हैं कि ये दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट हैं। इसमें हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है और इसमें हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन है। अंडरस्टूड है कि यहाँ सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और यहाँ सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जिसमें सल्यूट ज़्यादा वो हाइपरटॉनिक, जिसमें सल्यूट कम वो हाइपोटॉनिक। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सल्यूट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। सल्यूट कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। और यहाँ सल्यूट कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ क्या होगा, लेस ऑस्मोटिक। तो दिख रहा है हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में सल्यूट ज़्यादा तो मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में सल्यूट कम तो लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। एक और बात, दोनों में से वाटर कहाँ ज़्यादा होगा, तो यहाँ वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और यहाँ वाटर कंसंट्रेशन कम होगी। तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, इस हाइपोटॉनिक से हाइपरटॉनिक। वाटर इधर से इधर जाएगा तो कहेंगे वाटर का मूवमेंट उसकी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ये सही बात है। लेकिन वाटर का मूवमेंट ऐसे भी तो कह सकते हैं, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। वाटर का मूवमेंट ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होता है। अब हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे टर्गर प्रेशर। पहला सवाल, टर्गर प्रेशर केवल और केवल प्लांट सेल की प्रॉपर्टी है। तो अगर प्लांट सेल है तो क्या होगा, बाहर बाहर सेल वॉल होगी। तो ये मान लेते हैं कि सेल वॉल है। प्लांट सेल में अंदर वैक्यूल होती है, ये वैक्यूल के अंदर सॉल्यूशन पाया जाता है जिसको कहते हैं सेल सैप। सेल सैप कुछ ना कुछ कंसंट्रेटेड होता है, इस नाते वाटर के मॉलिक्यूल जब सेल के अंदर आते हैं तो सेल सैप में जाते हैं। जैसे जैसे वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर सेल सैप में पहुंचेंगे वैक्यूल का साइज बढ़ने लगेगा। वैक्यूल के साइज बढ़ने के नाते प्रोटोप्लाज्म पर प्रेशर पड़ने लगेगा और जैसे जैसे प्रोटोप्लाज्म पर प्रेशर पड़ेगा तो प्रोटोप्लाज्म का प्रेशर किस पर पड़ेगा, सेल वॉल पर। तो सेल वॉल इस प्रोटोप्लाज्मिक प्रेशर के अगेंस्ट प्रेशर लगाएगी और इस प्रेशर को कहेंगे वॉल प्रेशर। ध्यान से सुनेंगे, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा
सेल वॉल पर जो भी प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है उसी को कहते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर इज ए प्रोटोप्लाज्मिक प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द सेल वॉल अगेंस्ट द वॉल प्रेशर। इसी नाते टर्गर प्रेशर किसके बराबर होता है? वॉल प्रेशर के बराबर होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इस नाते माइनस का साइन। अब ये देखेंगे कि टर्गर प्रेशर चेंज कैसे होता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर प्लांट सेल है और इसमें वाटर की एंट्री हो रही है। तो जैसे जैसे किसी सेल में वाटर आता जाएगा इस सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और अगर सेल से वाटर निकल जाए तो जैसे जैसे सेल से वाटर लॉस होता जाएगा सेल का टर्गर प्रेशर कम होता जाएगा। वाटर लॉस हो जाता है तो उसको कहते हैं फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल में टर्गर प्रेशर कितना होता है? 0 होता है। लेकिन सेल में वाटर आ जाए, स्वेल कर जाए, तो उसको कहते हैं टर्जिड सेल, और उस वक्त टर्गर प्रेशर मैक्सिमम होता है। और कितना होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। तीसरी होती है प्लाज्मोलाइज्ड सेल। याद रखिएगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल का टर्गर प्रेशर कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो हमें याद रखना है फ्लैसिड सेल में टर्गर प्रेशर 0 होता है, टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर मैक्सिमम जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है, और प्लाज्मोलाइज्ड सेल में टर्गर प्रेशर कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अब हम एक्चुअल डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट पढ़ेंगे, जिसका दूसरा नाम क्या है? सक्शन प्रेशर। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखते हैं, मान लेते हैं प्योर वाटर को प्योर वाटर के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इधर की तरफ भी क्या है? प्योर वाटर, इधर की तरफ भी क्या है? प्योर वाटर। प्योर वाटर के बीच में क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप जरा बताइए कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा? तो कहीं नहीं जाएगा। यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल यहाँ भी नहीं जाएगा और यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल यहाँ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे उनका डिफ्यूजन प्रेशर जो भी होगा वो इक्वल होगा। जितना डिफ्यूजन प्रेशर इधर होगा उतना ही डिफ्यूजन प्रेशर इधर होगा। यहाँ के मॉलिक्यूल डिफ्यूज होके यहाँ नहीं जा पाएंगे और यहाँ के मॉलिक्यूल डिफ्यूज होके यहाँ नहीं आ पाएंगे। लेकिन जैसे ही किसी एक प्योर वाटर में हम सोल्यूट ऐड कर देंगे, वैसे ही प्योर वाटर वाटर न रह के क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे ही ये सॉल्यूशन बनेगा, अब आप बताओ वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ जाएगा? तो ये कुछ न कुछ तो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। उसकी रिस्पेक्ट में ये प्योर वाटर है तो प्योर डाइल्यूट होगा। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा कंसंट्रेशन में होंगे और वाटर यहाँ से यहाँ आने लगेगा। अभी तो नहीं आ रहा था, जब दोनों प्योर वाटर थे वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा था। जैसे ही प्योर वाटर में सॉल्यूट मिलाया है वैसे ही वाटर यहाँ से यहाँ आने लगेगा। तो सॉल्यूट मिलाने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आने लगा? पहले क्यों नहीं आ रहा था? पहले दोनों में डिफ्यूजन प्रेशर क्या था? इक्वल था। तो अब क्या अनइक्वल हो गया? हाँ, अनइक्वल हो गया। क्या हुआ जरा देखेंगे। जैसे ही सॉल्यूट मिलाएंगे प्योर वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल थे उनका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाता है। अब जब इसका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ तो कुछ मिलाए नहीं है तो यहाँ तो पुराना वाला ही डिफ्यूजन प्रेशर होगा। इसका मतलब रेस्पेक्ट में डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। अब यहाँ डिफ्यूजन प्रेशर हाई हो गया, यहाँ डिफ्यूजन प्रेशर लो हो गया, तो वाटर हाई से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगा। तो एक्चुअली हुआ क्या है? जैसे ही किसी प्योर वाटर में हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो प्योर वाटर के वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। आप ध्यान से सुनेंगे।
सॉल्यूट मिलाने के बाद वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है। जितना भी कम होता है, द अमाउंट बाई विच डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीजेज ऑन एडिंग द सॉल्यूट, जितना भी डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाता है उसी कमी को क्या कहें, डेफिसिट। और किस में कमी आई है, डिफ्यूजन प्रेशर में, इसी नाते इसको कहते क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो डीपीडी की डिफिनीशन क्या है, डीपीडी इज द अमाउंट बाई विच डिफ्यूजन प्रेशर फॉल, किसमें, प्योर वाटर में, क्या ऐड करने पर, सॉल्यूट ऐड करने पर। मैं फिर से समझा रहा हूँ, किसी भी प्योर वाटर में सॉल्यूट ऐड करने के बाद डिफ्यूजन प्रेशर में जो कमी आती है उसी कमी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब एक और बात समझेंगे कि वाटर का मूवमेंट डीपीडी के रेस्पेक्ट में कैसे होता, तो वो देखेंगे। यहाँ प्योर वाटर है, इसमें कुछ मिलाया तो है नहीं, इसका मतलब इसके डिफ्यूजन प्रेशर में कुछ कमी आई होगी, नहीं, तो क्या डीपीडी कुछ होगा, नहीं, इसका मतलब इसका डीपीडी 0 होगा। प्योर वाटर का डीपीडी क्या होता है, लो डीपीडी। अब 0 से कम क्या हो जाएगा, लेकिन इधर देखते हैं, जैसे ही सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा, मतलब कुछ न कुछ डीपीडी तो होगी ही। तो सॉल्यूशन की जो डीपीडी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। हाई का मतलब 0 से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा। यहाँ डिफ्यूजन प्रेशर में कोई कमी आई ही नहीं है तो कमी 0 है। यहाँ डिफ्यूजन प्रेशर में कुछ ना कुछ कमी आई होगी तो जो वैल्यू होगी वो 0 से तो ज़्यादा होगी, इस नाते डीपीडी क्या कहेंगे, हाई। वाटर कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस जगह से इस जगह जा रहा है, इसका मतलब लो डीपीडी से वाटर कहाँ जा रहा होगा, हाई डीपीडी। याद रखेंगे वाटर का मूवमेंट हमेशा लो डीपीडी टू क्या होता है, हाई डीपीडी। अब एक बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे, डीपीडी ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन किससे, प्योर वाटर। सॉल्यूशन का डीपीडी प्योर वाटर से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा, क्योंकि प्योर वाटर का डीपीडी कितना होता है, 0। 0 से कुछ ना कुछ तो ज़्यादा होगा। अब हम लोग डीपीडी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। डीपीडी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस द टर्गर प्रेशर। 3 प्रकार की सेल होती हैं हम लोगों के पास, टर्जिड सेल, फ्लैसिड सेल और प्लाज्मोलाइज सेल। याद होना चाहिए, टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर कितना होता है, मैक्सिमम, और कितना, ओपी के बराबर होता है। फ्लैसिड सेल में टर्गर प्रेशर कितना होता है, 0 होता है। और प्लाज्मोलाइज सेल में टर्गर प्रेशर कितना होता है, निगेटिव वैल्यू होती है। तो देखते हैं, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। यहाँ क्या है, टीपी इक्वल टू ओपी है, तो यहाँ भी ओपी रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। डीपीडी 0। अगर किसी का डीपीडी 0 है तो क्या वहाँ वाटर जा सकता है, नहीं, तो वहाँ से तो जाएगा। इसका मतलब कभी भी टर्जिड सेल में वाटर इंटर नहीं करेगा, वाटर नॉट इंटर सेल, किसी भी टर्जिड सेल में वाटर इंटर नहीं करेगा। अब फ्लैसिड का देखते हैं, टर्गर प्रेशर इसका 0 होता है। डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ओपी की जगह ओपी रखेंगे, टर्गर प्रेशर की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ओपी। डीपीडी इक्वल टू कितना आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब डीपीडी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, प्योर वाटर से तो ज़्यादा ही होगी, इसका मतलब वाटर यहाँ इंटर करेगा, तो वाटर फ्लैसिड सेल के अंदर आएगा। वाटर इंटर इन सेल। अब आते हैं प्लाज्मोलाइज। प्लाज्मोलाइज में डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी होता है, तो इक्वल टू ओपी
माइनस, टर्गर प्रेशर ही नेगेटिव होता है तो माइनस टीपी हो जाएगा, तो ओपी प्लस टीपी हो जाएगा। तो डी पी डी इक्वल टू ओ पी प्लस टी पी। इसका मतलब डी पी डी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब यह है कि जब डी पी डी मैक्सिमम होगा तो वाटर भी तो यहाँ ज़्यादा आएगा। वाटर मैक्सिमम इंटर इन सेल, ये हमें याद होना चाहिए। टर्जिट सेल में वाटर इंटर नहीं करता है क्योंकि डीपीडी क्या होता है, 0 होता है। फ्लैसिड सेल में वाटर इंटर करता है क्योंकि डीपीडी किसके बराबर आता है, ओपी के बराबर आता है। और प्लाज्मोलाइज सेल में वाटर मैक्सिमम इंटर करता है क्योंकि डीपीडी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब हम ये सीखेंगे कि डीपीडी के रेस्पेक्ट में वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पर डीपीडी 0 निकल के आ रहा है, वाटर हमेशा इससे दूर जाएगा। अबे किसी भी सेल में अगर डीपीडी 0 है तो इस सेल में कभी भी वाटर इंटर नहीं कर सकता है, इससे दूर जाएगा। अगर किसी भी सेल में डीपीडी की वैल्यू प्लस में आ रही है तो वाटर हमेशा इंटर करेगा। अगर 0 है तो उससे दूर जाएगा, और अगर पॉजिटिव में है तो वाटर उस सेल के अंदर जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। 3 सेल हैं ए बी और सी, तीनों में ओपी और टीपी की वैल्यू दी हुई है। इसमें ओपी 2 बार है, टीपी 1 बार है, ओपी 2 बार है, टीपी 0 बार है, इसमें ओपी 1 बार है और टीपी 1 बार है। अब क्वेश्चन पूछता है कि वाटर का मूवमेंट किस सेल से किस सेल की तरफ होगा। तो देखते हैं, इसमें डीपीडी निकाल लेते हैं। डीपीडी कितना होगा, तो ओपी माइनस टीपी, तो 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें डीपीडी निकाल लेते हैं, ओपी माइनस टीपी, तो 2 माइनस 0 कितना आएगा, 2 आएगा। और इसमें निकाल लेते हैं ओपी माइनस टीपी, तो 1 माइनस 1 0, मतलब डीपीडी इक्वल टू 0 आएगा। अब तीनों में से डीपीडी आपके सामने दिया हुआ है। वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ जाएगा, तो जिसमें 0 होता है उससे हमेशा दूर जाता है। इसका मतलब सी से ए भी आएगा और सी से बी भी आएगा। इन दोनों में देख लेते हैं, इसमें किसमें लो डीपीडी है, तो इसमें लो डीपीडी और इसमें हाई डीपीडी है। इसका मतलब ए से बी भी जाएगा। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, सी से बी सही है, सी से ए सही है, और ए से बी भी हो सकता है, लेकिन कभी बी से ए नहीं होगा, कभी बी से सी नहीं होगा। वाटर का मूवमेंट हमेशा लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के वीडियो लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए। बाय बाय बच्चों।